ठीक है। और अब तुम्हें 2 वेरिएबल में ग्राफ्स बनाने आते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जो काम तुमने भेजा है वो कैसा चेक होकर तुम्हें मिल जाएगा। अभी मैं तुम्हें कुछ ग्राफ्स अगर बनाने को कहूँ तो तुम देखो, अगर उन ग्राफ्स को प्लॉट करोगे तो हमें उन ग्राफ्स का मतलब जो ग्राफ हमें मिलेंगे उस ग्राफ से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस लाएंगे। तुम कह सकते हो कि ये वाला जो पार्ट मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ अभी, ये बेसिकली अभी आप लोगों के बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, बट ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हम ये वाला टॉपिक करके सीख रहे हैं, ठीक है। बट ये बुक में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, तो लेट्स से मैंने तुम्हें 2 ग्राफ्स बनाने को कहे। पहला कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरा वाला कह दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इनके ग्राफ्स बना लोगे। कैसे बनाते हैं ग्राफ ये तुम्हें पता है, राइट। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो, पहले पॉइंट्स निकालते हो, फिर पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हो, राइट। तो अब ऐसे केस में हम लोगों ने मान लेते हैं ग्राफ बना लिया। तो अब ये देखो मेरा ग्राफ बन के रेडी है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना के रखा है। अब ऐसे केस में ये तुम उस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है इस ग्राफ में कि ये वाली जो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, और आपकी दूसरी वाली लाइन x माइनस 1 इक्वल x माइनस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन, ये दोनों की दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा 3,2 है। तो कल हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि अगर आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल जाती हैं तो उन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस से जो तुम निकालते हो x और y की वैल्यू, वो आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। और एक और फिर तीसरा मेथड हम लोगों ने कर लिया था कि वो था ग्राफिकल मेथड। तुम तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करो, तीनों में से एक ही आंसर आता है। तो बेसिकली हम ये एक रूल क्रिएट कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पे आपके 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपके जिस पॉइंट पे वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, वो वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही एक्चुअल में आपका क्या बन जाता है, उसका सोल्यूशन हो जाता है, राइट। जैसे अगर मैं कहूँगी कि ये दोनों के दोनों आपका 3,2 वाले पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों इक्वेशंस को तुमने ग्राफिकली एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व किया होता या फिर अगर इन्हें सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किया होता तो भी तुम्हें यही आंसर मिलता, 3,2। करके देख लेते हैं। जैसे प्लस वाई माइनस वाई गया तो ये चीज़ जाएगी 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, फिर 3 को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये चीज़ आएगी 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, राइट। तो ये बात समझ में आ गया कि 3,2 उस 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्या है, वो उसका सोल्यूशन है। तो वही सेम चीज़ देखो हम लोगों को ग्राफ से भी मिली है। सो इससे ये समझ में आ गया कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन विल गिव यू द सोल्यूशन, वो आपको सोल्यूशन देगा, राइट। लेकिन अभी जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि एक दूसरा, ठीक है, आपका ग्राफ है, जैसे दूसरा ग्राफ मान लेते हैं, मैंने तुम्हें ये प्लॉट करने को कहा होता कि x प्लस 2y इक्वल टू 6, इस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करो, और दूसरा x प्लस 2y इस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करो। तो देखो ये मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके रखा है। इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों की दोनों लाइन्स आपस में कैसी हो गई हैं, पैरेलल लाइन्स है, बराबर। ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करी, नॉट इंटरसेक्टिंग। और ऊपर वाली जो थी उस पर अगर तुम ध्यान दोगे तो वो इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे, ये वाली इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी जाए वो हमेशा इंटरसेक्ट करें, ठीक है। वो हो सकता है ऊपर वाले केस के जैसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और ये भी हो सकता है कि वो इस सेकेंड वाले केस के जैसे कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, देयर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये केस आ सकता है। ओके, अब तीसरा कंडीशन देखो क्या बन सकती है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। लेट्स से मैंने तुम्हें एक ग्राफ इसका प्लॉट करने को कहा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, और साथ ही साथ में दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है, ये वाली चीज़ आपने प्लॉट की।
तो जब तुम इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो तो तुमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि आपको कोई दो ग्राफ तो दिख ही नहीं रहे। पहले वाले केस में तुम्हें फर्स्ट ग्राफ मिला था, दूसरे वाले केस में आपको मतलब फर्स्ट ग्राफ में आपको दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए मिली, सेकेंड वाले केस में दोनों पैरेलल मिली। यहाँ तो दो लाइंस ही नहीं दिख रही हैं। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाला ग्राफ करके तुम प्लॉट करके देखो, ठीक है, खुद कॉपी में बराबर। तो ऐसे केस में जब तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन ना एग्जैक्टली उसी के ऊपर ही रहेगी, ये ऐसे ही रहेगी, ये ऐसे। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि दोनों की दोनों लाइंस आपकी क्या कर रही हैं, ये कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, ये आपस में क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, आपस में क्या हो रही है, आपस में चिपक रही हैं। ठीक है, ये आपस में चिपक रही हैं, दैट लाइंस आर कोइंसाइड। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, कोइंसाइड कर गई आपकी। तो ऐसे केस में हमारे पास तीन सिचुएशंस आ सकती हैं कि दो लीनियर इक्वेशन या तो आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी एक पॉइंट पे, या तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहें, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो वाली चीज़ जो है आपस में कोइंसाइड कर जाए। राइट, तो अगर मान लेते हैं कि आपके ये जो लाइंस है अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है, अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि उन लोगों का एक सोल्यूशन होगा, दे हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, दे हैव वन सोल्यूशन, यानी कि उनके पास x, y की एक वैल्यू उनको मिलेगी। ठीक है, उनके पास एक सोल्यूशन रेडी है। तो अगर उनके पास एक सोल्यूशन है तो उस एक सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं कि दैट्स नोन एज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, उसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। सो अगर मैं कहूँगी कि हाउ मेनी सोल्यूशन दिस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव, तो तुम कहोगे कि दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूनिक? यूनिक टर्म मीन्स इट हैव वन सोल्यूशन, उसके पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है क्या बोला जा रहा है? अब उसी के बाद मान लेते हैं ये सेकेंड वाले केस में आ जाओ। ये जो सेकेंड वाला केस है, इस सेकेंड वाले केस में यहाँ पर ये जो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो इन लोगों के पास एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो जब लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं कि उनके पास एक भी सोल्यूशन नहीं है। तुम ढूंढ के देख लो, करके देख लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, ठीक है, कुछ भी मेथड तुम लगा लो, तुम्हें एक्स और वाई की कभी कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे केस में ये चीज़ क्या कहलाएगी कि इस पर्टिकुलर चीज़ के पास एक भी सोल्यूशन नहीं है, ये क्या है, नो सोल्यूशन है, बराबर। और जो तीसरे वाले केस में आ जाते हैं हम लोग, जिसमें आपके पास ये दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपस में कोइंसाइड कर रही है, तो ये बताता है कि पहली वाली लीनियर इक्वेशन और दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन का हर एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट के ऊपर आ रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो जब इस तरीके से लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तो वो इम्प्लाई करता है कि आपके पास उन दोनों लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, बराबर। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि दे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, उनके पास कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो अगर मान लेते तुम्हें दो लीनियर इक्वेशंस मैं दूं और दो लीनियर इक्वेशंस देने के बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि पता लगाओ इसके पास एक सोल्यूशन होगा, इसके पास नो सोल्यूशन होगा, इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। बट दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना और उसके बाद ये चीज़ डिसाइड करना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या बिना ग्राफ बनाए हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते क्या कि इसके पास नो सोल्यूशन रहेगा कि इनफाइनेटली मैनी? तो हम ये कर सकते हैं। देखो कैसे, सिर्फ अपनी इक्वेशंस जो दी गई हैं उन इक्वेशंस को क्या करो, तुम ऑब्जर्व करो। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही आपको करनी है और कुछ भी नहीं। जैसे ये वाला इक्वेशन मैंने लिया, कौन सी वाली इक्वेशन है ये, जब आपकी दोनों लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, कोइंसाइड हो रही हैं। यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो पहली इक्वेशन दी है 2x + 4y = 6, ठीक है, इस चीज़ का
आप ए बी और सी तीनों ढूंढ के निकालो। तो इस चीज़ का आप ए बी सी ढूंढ के निकाल लोगे कैसे? इस चीज़ का ए कितना होगा 2 और यहाँ पे बी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, इस तरीके से। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे 6 को यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से -6। क्लियर है? अब अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन दी जाए, इस वाली इक्वेशन का मुझे ए बी सी निकालना है, तो यहाँ पे ए कितना होगा 1, बी कितना होगा 2 और सी कितना होगा -3। -3 किस लिए? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके का होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 0 के उस तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? तो आपके पास ए बी सी है, ए बी सी है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं कहती हूँ A1 B1 C1, इसे कहती हूँ A2 B2 C2, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको मार्किंग कर दी। अब यहाँ पे जो मैंने मार्किंग तुम्हें करके दी है, अब इस मार्किंग से एक चीज़ देखो, A1 अपॉन A2 को कैलकुलेट करो, ठीक है, A1 अपॉन A2 कैलकुलेट करो। वैसे ही B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करो, C1 अपॉन C2 को कैलकुलेट करो, बराबर। तो A1 अपॉन A2 देखो कितना आएगा 1/2, B1/B2 कितना है 2/4, यानी कि वो भी इनडायरेक्टली 1/2 ही रहने वाला है। उसके बाद C1/C2 देखो कितना आएगा -3/-6, यानी कि वो भी कितना निकल कर आएगा 1/2। तो तुम क्या देख रहे हो कि जब दो लाइंस आपस में कोइंसाइड करती हैं, तो ऐसे केस में हम मानते हैं कि उन लोगों के पास कोई सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। बहुत सारी एक्स और वाई की आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, जो उन दोनों में पुट करने पर क्या आती होंगी, जिनसे उनका LHS बराबर RHS आ जाता होगा। लेकिन उस चीज़ को हम क्या सिर्फ ग्राफ बनाकर ही पता कर सकते हैं क्या? नहीं, उसे बिना ग्राफ बनाए भी हम पता कर सकते हैं। कैसे? जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं उनका हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनका रेशियोज निकाल के देखे, और हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों के तीनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है करके, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कभी आपको दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल दी जाएं और उनका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है, तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगी करके कि वो लीनियर इक्वेशंस का अगर ग्राफ बनाया गया, ठीक है, अगर तुमने उनका ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ हमेशा क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। और अगर ग्राफ आपस में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को फिर हम लोग क्या कह देते हैं कि उसके पास कैसे सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस उसके पास रहेंगे करके, ठीक है। लाइंस का नेचर कैसा है, ग्राफ का नेचर कैसा है, कोइंसिडेंट लाइंस है, और उसके पास नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं, उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो हमने यहाँ से अपना एक रूल समझ लिया। अच्छा, ऊपर आ जाओ, इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे अगेन मैंने दो इक्वेशन दी है, ये दो इक्वेशन दी थी। पहली वाली का y1 कितना है, b1 कितना है 2 और c1 कितना है -6। इस वाले में a2 कितना है 1, b2 कितना है 2 और c2 यहाँ से कितना है -3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना के देती हूँ, मतलब रेशियोज बना के हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमने रेशियोज बना के ये चीज़ें चेक करना शुरू की। तो देखो A1/A2 का रेशियो देखो कितना आता है, तो A1/A2 का रेशियो यहाँ से आ रहा है 1/1, यानी कि 1 ही है वो। तो वैसे ही B1/B2 वो कितना है 2/2, यानी कि वो भी कितना आ रहा है आपके पास 1। C1/C2 को चेक करो, तो C1/C2 है -6/-3, यानी कि वो आ रहा है 1/2। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का रेशियो सेम है, लेकिन C1/C2 का रेशियो सेम नहीं है। क्या ये बात समझो? C1/C2 का रेशियो सेम नहीं है। तो ऐसे में ये जो चीज़ मैंने तुमको यहाँ पे लिख कर दी है, इससे ये एक चीज़ तो समझ में आ गई हम लोगों को कि अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, का मतलब अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के पास नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो उनके पास सोल्यूशन कहाँ से आ जाएगा, राइट? और अगर उनके पास नो सोल्यूशन है तो उस चीज़ की कंडीशन क्या है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। मैं जो ये चीज़ सिखा रही हूँ, इस चीज़ को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम इलस्ट्रेशंस के वाया ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। और इलस्ट्रेशंस में तुम्हें समझ में आएगा करके कि अच्छा इस तरीके से इसको अप्लाई करना पड़ता है, या फिर इस सीखी हुई चीज़ का ये मीनिंग है। अब ऑब्वियस है कि हमारे फर्स्ट केस में आ जाओ। देखो, फर्स्ट केस मेरा क्या था कि जो आपकी लाइंस थी वो लाइंस आपस में क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी,
कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो बस तुम्हें चेक करना है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही थी 1 पॉइंट पे। अगर ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि उनके पास कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। ओके, इतनी बातचीत तो हम लोग जानते ही हैं। हमें बस इनका A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब चेक करना है। तो देखो ये इक्वेशन थी, यहाँ पे A1 कितना है 1, B1 कितना है 1 और C1 कितना है -5, A2 कितना है 1, B2 कितना है -1 और C2 कितना है आपका यहाँ से -1। A1/A2 का रेशो यहाँ से कितना आया 1, B1/B2 का रेशो यहाँ से कितना आया -1 और C1/C2 का रेशो यहाँ से कितना आया 5/1। क्या देखने को मिल रहा है कि एक भी रेशो, ठीक है, एक भी रेशो आपका यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक भी रेशो तुम्हारा इक्वल नहीं है। सारे के सारे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों ही आपस में डिफरेंट है। तो जब आपके पास A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों अगर तुम्हारे इस तरीके से अलग आ जाए, अगर 2 भी आ गए ना तो भी चलेगा वैसे तो, अगर ये सिचुएशन आ गई तो ये बात समझ जाना कि आपकी जो ग्राफ है वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। क्लियर है? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बस खत्म, यही हम लोगों को आज का टॉपिक सीखना था। तो इसको हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। जो चीज़ हम लोगों ने सीखी, पहला ये है कि अगर मान लेते हैं इक्वेशंस का A1/A2 और B1/B2 अनइक्वल है और हो सकता है C1/C2 भी अनइक्वल हो, तो ऐसे केस में वो जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ कैसा रहेगा? अगर तुमने ड्रॉ किया तो इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दूसरा उसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे? उसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा, वो कहलाएगा यूनिक। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका A1/A2 और B1/B2, ठीक है, ये वाली चीज़ और C1/C2 ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए, ठीक है, तीनों के तीनों इक्वल आ गए, तो ऐसे में तुम ये कहोगे कि तीनों इक्वल होने की वजह से वो जो ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ आपका कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा, बराबर। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए, सॉरी, वो ग्राफ आपका कैसा रहेगा? को इंसिडेंट लाइंस रहेंगी वो, ठीक है। और ऐसे में उन लोगों के पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वहाँ रहेंगे। तीसरा केस यहाँ पे ये हो सकता है कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में वहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, अगर तुम बनाओगे तो वो कैसा रहेगा? पैरेलल लाइंस। और अगर वो पैरेलल लाइंस रहेगा तो वहाँ पे उसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें 2 इक्वेशन दे दूँ और पूछूं कि बताओ करके कि ये वाली चीज़ या ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा, तो तुम्हें बिना ग्राफ बनाए भी तुम ग्राफ का नेचर बता सकते हो। समझ लो, ये इस चीज़ की ब्यूटी है। अच्छा, अभी मैंने एक और कॉलम छोड़ के रखा है आखिरी में, बराबर। तो इस आखिरी में जो मैंने आपको छोड़ के दिया है कॉलम, मुझे यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखनी है, एक वर्ड मेरे को तुम्हें बताना है। ये वर्ड देखो, ये है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये वो वर्ड है। अब इस वर्ड कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? द वर्ड कंसिस्टेंट मीन्स कि आपको जो पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशन का, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। 1 पॉइंट पे करे, 2 पॉइंट पे करे, 3 पॉइंट पे करे, 4 पॉइंट पे करे, कि बहुत सारे पॉइंट पे करे, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट करनी चाहिए, बस बात खत्म। तो जो हम लोगों का फर्स्ट केस है, क्या फर्स्ट केस में हम लोगों का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? हाँ, कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जब भी ये वाली कंडीशन होगी तब तक उसका सोल्यूशन यूनिक मतलब उसके पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस है? तो उसके पास एक सोल्यूशन रहेगा। लेकिन अगर मैं पूछूंगी कि सोल्यूशन मतलब वो ग्राफ कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था, बस। क्या कोइंसिडेंट लाइंस में ग्राफ इंटरसेक्ट करता है? कोई इसमें इंसान जवाब देगा नहीं, मैडम यहाँ तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। अरे पगलो, यहाँ पे हर पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो लोग जाके पूरी तरीके से चिपक ही गए, एकदम एक के ऊपर एक। तो इसका मतलब यहाँ तो बल्कि एक नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपस में क्या होंगे? का एक दूसरे के ऊपर मतलब चिपक गए हैं, कंसिस्टेंट है। तो आपका जो ये कोइंसिडेंट वाला केस होता है, ये भी कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। लेकिन पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं,
इसीलिए इन्हें हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इस चीज़ को अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना बराबर। ऊपर वाले जो ग्राफ्स हैं वो मैंने तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट बनाने के लिए समझाए थे। अगर मैं तुमसे ये कहती कि ऐसा ऐसा होता है, इसे मान लो, तो वो चीज़ तो अनफेयर रहती ना। हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा है, ठीक है, तो हमने ये ग्राफ बनाया। मैंने देखो ऑलरेडी ग्राफ बना के रखे थे। अगर मैं अभी तुम्हारे सामने ग्राफ बनाने बैठती तो क्या होता, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। तो ऑलरेडी मैं ग्राफ्स वगैरह पूरा बना के रखी हूँ। तुम अगर चाहो तो इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए एक बार खुद अपनी कॉपी में ग्राफ बना के देख लेना। स्पेशली ये वाला केस बना के देखना, क्योंकि इस ग्राफ में जैसे ही तुम दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, तुम ये देखोगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं, एक दूसरे पे लाई कर रही हैं, ठीक है। पैरेलल तो समझ में ही आता है, इंटरसेक्टिंग तो तुमने होमवर्क में ही बना लिया होगा। तो होप्स हो कि ये चार्ट जो मैंने समझाया है ये तुम्हें समझ में आया है करके। एंड अगेन मैं ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि ये वाला पार्ट तुम्हारे बोर्ड्स की बुक में नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से एक इंसान अगर 10th स्टैंडर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहा है तो उसके पास ये वाली इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो वो बहुत ही गलत है। सीबीएसई को ये वाली चीज़ है। इवन जो तुम लोगों की ओल्ड बुक्स हुआ करती थी उसमें भी ये पार्ट होता था। तो हम इस टॉपिक पे भले ही ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, लेकिन भाई इस टॉपिक में कंसिस्टेंट का मतलब, यूनिक का मतलब, नो सोल्यूशन का मतलब, ये सब पता होना चाहिए करके, ठीक है। क्योंकि अगर मान लेते हैं मुझे कोई क्वेश्चन फ्रेम करना रहा, मुझे तुम्हें कोई सवाल देना रहा 3 मार्क्स के लिए फर्स्ट चैप्टर में से, और भी ग्राफ के ऊपर, तो मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हें ये नहीं लिख के दूंगी कि दीज आर 2 इक्वेशन ड्रॉ देयर ग्राफ। ये वाला काम नहीं करने वाली मैं। उसमें कैसे सवाल दूंगी कि ये मैं आपको 2 ग्राफ दे रही हूँ, इन ग्राफ्स को आप ड्रॉ करो और ड्रॉ करने के बाद बताओ कि इस ग्राफ का नेचर क्या है। तो फिर वहाँ पे देखो नेचर में तुम क्या जवाब दोगे, इन तीनों में से कोई एक। अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग, अगर दोनों लाइंस आपस में चिपक गई तो कोइंसिडेंट, और अगर पैरेलल है तो पैरेलल। फिर मैं उसमें एक सेकेंड क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस दोनों इक्वेशन के पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो जिस इंसान को यही नहीं पता होगा कि ग्राफ में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो कैसे जवाब देगा। ग्राफ में सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कितने पॉइंट पे आपका ग्राफ इंटरसेक्ट किया, ठीक है। एट हाउ मेनी पॉइंट्स योर ग्राफ हैज इंटरसेक्टेड ईच अदर। अगर ग्राफ ने एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो 2 सोल्यूशन, जो कि वैसा होता नहीं है। अगर 3 पॉइंट पे किया है तो 3, अगर 4 पे किया है तो 4, और अगर पूरी तरीके से ही आपस में चिपक गया है तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बताया है मैंने कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर गया तो यूनिक, चिपक गया तो सारे ही पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर लाई हो गए। इसका मतलब क्या हो गया वहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन, सॉरी कौन सा सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी। और पैरेलल है तो मतलब वो बेचारा कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, और जब बेचारा कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो उसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हमने जो चीज़ सीखी है इससे मैं तुम्हें कुछ इलस्ट्रेशंस बता देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि इस चीज़ को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखो मैं कुछ जोड़ियाँ दे रही हूँ, उन जोड़ी में आपको पता लगाना है कि किसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं, किसके पास यूनिक सोल्यूशन है, और किसके पास आपके क्या कहते हैं नो सोल्यूशन है। तो पहले वाले केस को मैं करके दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि अगर पेपर में आया तो देखो ऐसे ऐसे स्टेप हम लोग लिखेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे फिर मैं उसको डायरेक्ट करूँगी, ठीक है। स्टेप में मैं एक ही बार लिखूँगी, तुम लेकिन उसको एक बार नहीं, तुम उसको बहुत बार लिखोगे। अच्छा देखो जरा, पहली वाली इक्वेशन का मुझे A1 A2 B1 B2 लिखना है, ठीक है। तो पहले तो मेरे पास चीज़ें ये रहनी चाहिए सोल्यूशन लिखते वक्त कि द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर। पहले तो आपको अपनी दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस उतार देनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये फर्स्ट वाले वीडियो में हमने सीखा था। उसके बाद हम इसे लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग, हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग अबोव 2 इक्वेशंस, ठीक है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, विथ उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर A1 कितना आया, देखो A1 कितना है 2, और यहाँ से B1 कितना आ रहा है 3, और C1 कितना आया है -7। A2 कितना आ रहा है 6, B2 कितना आ रहा है 5, और C2 कितना आ रहा है -11।
अब तुम्हें क्या करना है, तीनों के रेशियो लेकर देख लो, ठीक है। तो A1/A2 निकाल के देख लेते हैं कितना आता है, 2/6 यानी कि 1/3। फिर B1/B2 ये कितना आ रहा है, 3/5, और तो कट नहीं सकता। C1/C2 ये आ रहा है -7/-11, माइनस माइनस गया तो 7/11। तो क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों के तीनों ही आपस में अनइक्वल है। वैसे तुम्हें C1 C2 से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ ये काम का है, ये आपस में अनइक्वल है। जब ये लोग आपस में अनइक्वल होते हैं तो लाइंस आपस में देखो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं मतलब उसके पास क्या होता है, एक सोल्यूशन। और एक सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो उसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। तो इसको बस हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, कि उनके पास कैसा सोल्यूशन है, एक यूनिक सोल्यूशन है। बस खत्म चीज़ थोड़ी सी हमारी। तो देखो कितना इजी पार्ट था। अब मैं नेक्स्ट वाले में स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इलस्ट्रेशन से समझा रही हूँ। 6x + 5y = 11, ये एक इक्वेशन दी है। दूसरा उसका पेयर दिया है साथीदार, 9x + 15/2y = 21। इसको पहले तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। तो ये क्या हो जाएगा, 6x + 5y - 11 = 0। ये वाली चीज़ को अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 9x + 15/2y - 21 = 0। अभी इस वाली इक्वेशन से इसका A1 बताओ, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा A1, ये वाला पार्ट हो जाएगा B1 और ये वाला पार्ट होगा C1। ये वाला पार्ट हो जाएगा A2, ये हो जाएगा आपका B2 और ये वाला पार्ट हो जाएगा C2, ठीक है। तो रेशियो लेके देख लो, A1/A2 यहाँ से कितना आ रहा है, 6/9 यानी कि कितना आएगा, 2/3। फिर B1/B2 कितना आएगा यहाँ पे, देखो 5/15/2, तो ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया 10/15 यानी कि अगेन 2/3। C1/C2 देख लेते हैं, C1/C2 नहीं कट सकता तो ये 11/21 ही रह गया। तो C1/C2 तुम्हारा अलग है, लेकिन A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ गए और C1/C2 अलग आ गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारी जो लाइंस हैं वो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो उनके पास एक भी सोल्यूशन नहीं रहता, फिर उनके पास क्या रहता है, डायरेक्टली उसका आंसर नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। एक और देख लेते हैं, इसका केस क्या बन सकता है, -3x + 4y = 5। फिर 9/2x - 6y + 15/2 = 0। इस चीज़ को अरेंज करो तो ये क्या होगा, -3x + 4y - 5 = 0। और इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने की नीड ही नहीं है, तो ऑलरेडी अरेंज है। ये हो गया तुम्हारा A2, ये माइनस साइन के साथ हो गया B2 और ये हो गया C2। ये वाला पार्ट क्या हो गया, A1, ये वाला पार्ट हो गया आपका B1 और ये वाला पार्ट यानी कि ये हो गया C1। रेशियो ले लो, A1/A2 देखो कितना होता है, A1 यानी कि -3/A2, A2 यानी कि 9/2, 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया यानी कि -6/9 यानी कि -2/3। उसके बाद नेक्स्ट B1/B2, ये देखो कितना आता है, तो B1 कितना है 4 और वो कितना है -6, तो माइनस ऊपर डाल देना तो ये अगेन आ जाएगा -2/3। C1/C2 को चेक कर लेते हैं, वो कितना आता है, C1 कितना है -5 और C2 कितना है 15/2। अगेन ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया -10/15 यानी कि अगेन -2/3। तो क्या देख रहे हो तुम कि तीनों के तीनों इक्वल आ गए। अगर ये चीज़ तीनों की तीनों आपस में इक्वल आ जाती है तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि लाइंस जरूर आपस में कोइंसाइड हो गई होगी। अगर वो कोइंसाइड हो गई होगी तो उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर। तो हमने आज जो चीज़ सीखी इसकी एप्लीकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन हम ये बना सकते हैं करके कि उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट होना चाहिए और इनकंसिस्टेंट मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं हुआ, बराबर। और बिना ग्राफ बनाए क्वेश्चन ये भी आ सकता है 1 मार्क के लिए MCQ में
कि विदाउट ड्राइंग ग्राफ एक्सप्लेन अस वेदर द ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, कि दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इस तरीके से भी आ सकता है। तो बिना ग्राफ बनाए क्या तुम सिर्फ ऑब्जर्व करके बता लोगे अभी कि वो चीज़ पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसाइड है? ऑब्वियसली A1 A2 फटफट निकाल लेना, ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल वहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। अब तीसरा भी इसमें देखो एक सवाल क्रिएट होता है, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम लोग पहले वो पार्ट फिनिश करेंगे जो तुम्हारी बुक में है। ये क्योंकि मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा था, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट लग रहा था क्योंकि अगर तुम अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो तुम अपनी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ पाओगे कि, एक मिनट, ठीक है, अगर तुम अपनी बुक को खोलोगे तो उसमें तुम ये चीज़ पाओगे कि जब तुमने, मैंने कल ग्राफिकल पार्ट सिखाया था, तो ग्राफिकल पार्ट में तुम्हारी बुक में एक ग्राफ दिया है, और उस ग्राफ के नीचे ना एक्चुअल में वो तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, जैसे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस ग्राफ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कि फिर ऐसा ही उसने ग्राफ दे के रखा है, देखो ऐसा ही उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। उनके सॉल्व एग्जाम्पल में ये वाली चीज़ है, एग्जैक्टली ये नहीं है, उनकी इक्वेशन अलग है, मेरी अलग है, तो ऐसा ही उनके पास भी एक ग्राफ है कोइंसाइड वाला, उन्होंने एक ही ग्राफ दिया है क्योंकि तुम्हारी बुक में। और क्वेश्चन क्या पूछा है, आर द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन डिफरेंट और सेम, कि दोनों इक्वेशन ग्राफ जो आपको दिए हैं इनके जो हैं वो सेम है कि डिफरेंट है। तुम्हें क्या लग रहा है ये दोनों डिफरेंट है? नहीं, ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये उसका आंसर है सेम। उसके बाद फिर तुमसे ये पूछ रहा है व्हाट आर द सोल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस, पूछ रहा है कि बताओ इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या आएगा। तो हमें वहाँ पे जवाब क्या देना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो अब तुम समझे कि तुम्हारी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में एक ग्राफ बन के आया है, और ग्राफ के नीचे सब क्वेश्चंस उसने क्रिएट किए, इसीलिए मैंने वाला टॉपिक पढ़ाया है करके, ठीक है, क्योंकि एक इंसान कैसे जवाब देगा कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है जब तक उसको ये टॉपिक नहीं समझेगा, ठीक है। तो भले ही एक्सरसाइज में उन लोगों ने इस चीज को एज अ क्वेश्चन क्रिएट करके नहीं दिया, बट ये बुक का पार्ट है। तो तुम ये समझ लो कि कल को तुम्हें स्कूल के पेपर में या फिर बोर्ड एग्जाम के पेपर में ऐसा एक ग्राफ बनकर आ जाएगा, और ग्राफ बन के आने के बाद उसके नीचे बहुत सारे सवाल क्रिएट कर देगा। पहला, क्या ये ग्राफ दो इक्वेशन के सेम है कि अलग है? तो जवाब क्या देंगे, सेम है। इस वाले केस में जवाब क्या देंगे, अलग है। और इस वाले केस में जवाब क्या देंगे, अलग है। सेकेंड सवाल, इन दोनों इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन होंगे? तो इसमें हम क्या जवाब देंगे, एक सोल्यूशन होगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, और यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। फिर तीसरा सवाल तुमसे ये पूछेगा व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड द कांस्टेंट टर्म। तो रिलेशन पूछ रहा है का मतलब ये है कि वो तुमसे ये पूछ रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है ये चीज, एक्स के कोएफिशिएंट A1 A2, बी के वाई के कोएफिशिएंट B1 B2 और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट C1 C2। तो इस ग्राफ का रिलेशनशिप ये रहा, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। इस ग्राफ का एक रिलेशनशिप कहाँ है, ये है रिलेशनशिप, और इस वाले ग्राफ का रिलेशनशिप कहाँ है, ये है। ये तीसरा सवाल क्रिएट किया जा सकता है। और तुमसे ये पूछेगा व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ, मतलब तुम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हो अगर तुमने इसको दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पेपर में बनाया होता, ठीक है। तो अपन उसमें सीधा सीधा जवाब दे देंगे कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, और यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे तुम्हें ग्राफ बना के आ सकते हैं पेपर में, और ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए टॉपिक सीखना हमारे लिए क्या था, ज़रूरी था, ठीक है। तो मैं अभी तुम लोगों को कुछ सवाल दूंगी, 3 या 4 सवाल रहेंगे, उसमें तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना है कि उसके पास यूनिक सोल्यूशन है, कि उसके पास नो सोल्यूशन है, और क्या उसके पास इनफाइनाइटली। तो देखो, नो सोल्यूशन को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, उसकी एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, और जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस वाला केस रहेगा ना, उसमें बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती हैं। तो इनडायरेक्टली बचा क्या, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन ही एक ऐसा केस है जिसे तुम सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से एक्स और वाई की क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। इनफाइनाइटली मैनी में वैल्यू नहीं निकाल सकते, और नो में तो वैल्यू ही नहीं होगी, तो कहाँ से निकालोगे। सिर्फ वैल्यू अपन किस केस में निकाल सकते हैं, यूनिक। तो जो मैं क्वेश्चन आज होमवर्क में दूंगी वो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि तुम्हें कुछ इक्वेशंस दी हुई रहेंगी,
तुम्हें पहचानना है कि वो यूनिक है, कि उनके पास नो सोल्यूशन है, कि उनके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, ठीक है। और अगर किसी के पास यूनिक सोल्यूशन हुआ तो सॉल्व करके उसकी एक्स और वाई की वैल्यू भी फिर ढूंढ कर दिखानी पड़ेगी। समझ गए, ये वाला पार्ट है। इस टॉपिक से और भी बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं सीबीएसई में, तो बल्कि है भी ये वाला पार्ट क्वेश्चंस का। तुम्हारा चैप्टर ओवर होने के बाद मैं वो वाले पार्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने सिखा दूंगी। अगर तुम में से मान लेते किसी इंसान को उस पार्ट को स्किप करना है तो कर सकता है, और जिसको सीखना है वो सीख सकता है करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ग्राफ से रिलेटेड जितना भी काम था वो खत्म हुआ। सॉरी। अब हम लोग एक नया पार्ट सीखेंगे जिसे हम लोग अभी डिटर्मिनेंट कहेंगे, ठीक है। ओके।